एक मुलाकात के खास एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस बार है हमारे साथ देश के जाने माने खिलाड़ी धनराज पिल्लई जी। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पहला सवाल मुझे आपसे ये जानना है कि जब आप पहली बार भारतीय टीम की जर्सी 11 नंबर की जर्सी पहनकर उतरे, वो दिन याद कर रहे हैं आप, और उस दिन के बाद क्या सोचा कि हमें इस फील्ड में कैसे आगे जाना है? सबसे पहले तो आईटीएम यूनिवर्सिटी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया। और ग्वालियर मुझे मेरे लिए बहुत खास जी। और अहमियत रखती है, इसलिए कि मेरा करियर जो है वो ग्वालियर के रेलवे स्टेडियम से स्टार्ट हुआ। 1989 में जब मैं नेशनल्स खेलने आया था मुंबई की टीम से, और वो टीम हमारी चैंपियन हुई थी, और उसके बाद मैं इंडियन टीम में आ गया था। और फिर उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखे हमने। हमारा एक ही लक्ष्य था कि देश के लिए खेलना है और आने वाले समय में माँ बाप को एक अच्छी ज़िंदगी दे, क्योंकि बहुत कठिनाइयों से और बहुत परेशानियों से हम 4 भाई, 1 बहन, माँ बाप, फिर पिताजी के माँ बाप, उनको सबको हमारी माँ ने देखभाल करके हमको इस मुकाम पर पहुँचाए। संघर्ष कैसे आगे बढ़ता है फिर पहली बार जब स्टिक हाथ में ली? संघर्ष तो बहुत रही है, क्योंकि 3 बड़े भाई थे, मैं सबसे छोटा था। तो है ना, कभी कभार तो हॉकी भी नहीं मिलती थी खेलने के लिए। हम सीनियर प्लेयर लोगों को ग्राउंड में जाके देखते थे कि कैसे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कभी कभार टूटी हुई हॉकी से भी है ना खेलना पड़ता था। और वही संघर्ष हमारे साथ चलता रहा। फिर हमारे बड़े भाई जो थे रमेश पिल्ले, वो अपने देश के लिए रिप्रेजेंट किए 1985 में। और जब उन्होंने मुझे एक नई हॉकी दी थी, और फिर मैं 1985 में मणिपुर में जब जूनियर नेशनल हुआ था, वहाँ खेलने गया था। तो उसके बाद संघर्ष चलता रहा 86, 87। फिर भाई ने देखा कि इसमें कुछ टैलेंट है, तो उन्होंने मुझे बम्बई लेकर गए अपने राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइज़र टीम जो है आरसीएफ की मुंबई में, उस टीम से खिलवाने की कोशिश करी, और मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। फिर उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट या स्कॉलरशिप में मुझे 1-1.5 साल के लिए रखा। और खुशी इस बात की है कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 9 साल में मुझे आरसीएफ ने नौकरी दे दी थी। क्योंकि मुंबई लीग में मेरा प्रदर्शन या मेरा खेल थोड़ा सा उभर के आया, और लोगों में थोड़ी सी पहचान हो गई मुंबई के अंदर। लोगों ने देखना शुरू किया कि ये कौन है, ये लड़का एकदम अचानक मुंबई में आया है और है ना अच्छा नाम कमा रहा है। फिर 1988 में जब मैं पहली बार मुंबई से नेशनल्स खेलने के लिए दिल्ली और लखनऊ गया था, तो वहाँ पे बहुत सीनियर खिलाड़ी रहे हैं। जोकिम करवालो मेरे कोच रहे हैं, फिर एमएम सोमैया, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी, मार्क पैटरसन रहे उस टीम में। और उसमें मैं सबसे छोटा 19 साल का लड़का। और खेलने के लिए तो एस्ट्रोटर्फ पहली बार देख रहे हैं नेशनल स्टेडियम दिल्ली में, और वहाँ पर मुझे है ना जोकिम करवालो साहब और एमएम सोमैया साहब एक कोने में लेकर गए, और वहाँ पर मुझे सिखाने लगे कि बॉल को कैसे रोकते हैं। क्योंकि मैं जब हॉकी खेलता रहा वो ग्रास की हॉकी थी, चट ग्राउंड की हॉकी थी, और फिर जब तुरंत एस्ट्रोटर्फ पे शिफ्ट करना है तो बहुत सारी चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और फिर जोकिम करवालो साहब मेरे कोच, और फिर एमएम सोमैया साहब, ये मुझे साइड में लेकर जाकर सिखाने लगे कि बॉल को कैसे रोकना है, बॉल कैसा आ रहा है, उस हिसाब से आपको बॉल को लेकर चलना है, ड्रिबल करना है, बॉल को पास करना है। तो बहुत जल्दी अडॉप्ट किया एस्ट्रोटर्फ को मैंने। 88 में मैंने खेलना स्टार्ट किया, और फिर नेक्स्ट ईयर 89 में ग्वालियर में नेशनल्स था, और पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। और मज़ा भी आया फाइनल खेलने में, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी टीम को जीतते गए, और फिर फाइनल में टीम आई, और फिर हम लोगों ने स्ट्रोक में फाइनल जीते थे, और उसके बाद में इंडिया कैंप में आ गया।
आप पूरी यात्रा में ग्वालियर बार-बार आ रहा है और आज आप ग्वालियर में ही हैं और कल आपको आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर ने मानद उपाधि से नवाजा है और आपने विभाग जो हमारे आईटीएम विश्वविद्यालय ग्वालियर का जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट वहाँ वहाँ भी आपने विजिट की। तो क्या लग रहा है आपको कि विश्वविद्यालय का ये विभाग किस तरीके और आगे बढ़ सकता है? नहीं, मैं जरूर कहूँगा कि आईटीएम यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छी काम की है, खास करके स्पोर्ट्स में। कुछ लड़के लोगों को मैंने देखा कल बास्केटबॉल खेल रहे थे, बैडमिंटन कोर्ट है वहाँ पे, अभी एक बड़ा इंडोर बैडमिंटन कोर्ट और बास्केटबॉल कोर्ट बनने जा रहा है। तो ऐसे लोग सामने आना चाहिए स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन देने के लिए। और ग्वालियर और मध्य प्रदेश बहुत खास रहा है स्पोर्ट्स के लिए। हॉकी का गढ़ अगर हम बोलेंगे तो भोपाल रहा है, ओबिदुल्ला खां गोल्ड कप होता था वहाँ पे। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी वहाँ से पैदा हुए हैं, इनाम उर रहमान साहब, असलम शेर खान सर, उसके बाद में जलालुद्दीन साहब, फिर मेरे साथ में शमीर दाद खेलते रहे, अल्ताफ उर रहमान खेलते रहे। तो बहुत सारी ऐसी यादें हैं मध्य प्रदेश से, क्योंकि मेरी माँ जो है वो जबलपुर से आती है। तो ट्रांसफ़र के बाद में मेरे पिताजी पूना चले गए, वहीं हम लोग पैदा हुए, महाराष्ट्र में ही हमारा सब कुछ मिल गया हमको महाराष्ट्र से। आपने पूरी एक युवा, जब आप युवा थे तब आपने अपनी करियर की शुरुआत की। आज का युवा हम देख रहे हैं, अधिकतर युवा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, बेड रोटिंग का शिकार हो रहे हैं, मोबाइल में रील्स देख रहे हैं। उन युवाओं के लिए क्या संदेश? मैं यही कहूँगा कि मैं जब भी जाता हूँ, पिछले 20-25 साल से यही कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल या एकेडमीज में जब जाता हूँ तो यही कहता हूँ कि कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा आप है ना मैदान में बिताएं, माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा आपका। ये इसलिए कहता हूँ कि आप फिट भी रहते हो, और जब आप जो चीज़ करना चाहते हैं उससे आप अगर संतुष्ट है तो पढ़ाई में भी है ना आपको बहुत ध्यान लगाने की बात आ सकती है। तो इसलिए माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है। और स्पोर्ट्स ऑल्सो कैन बी टेकन एज अ करियर, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी देखे हैं कि 17, 18, 19 साल की उम्र में राष्ट्रपति भवन में जाके अर्जुन अवार्ड या राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या पद्मश्री लेते हैं। तो मुझे लगता है कि माँ बाप अगर अपने बच्चों को सही तरीके से और सही गाइडेंस दे तो अपने ही घर में एक सचिन तेंदुलकर या लिएंडर पेस या कपिल देव साहब या सुनील गावस्कर या बहुत सारे ऐसे पीटी उषा मैडम भी निकल सकती है, या वंदना कटारिया निकल सकती है, या फिर रानी रामपाल निकल सकती है, या श्रीजेश निकल सकते हैं। हमारे समय में तो है ना, जब हम खेलते थे तो 2 नाम बहुत चर्चित में रहती थी, एक तो जफर इकबाल साहब और एक मोहम्मद शाहिद। तो उनके साथ में जलालुद्दीन साहब भी खेले हैं, तो उनको सब हम देखे हैं कि कैसे वो संघर्ष किए हैं, अपने देश के लिए कैसे नाम कमाए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर वो युवा पीढ़ी को कि थोड़ा समय आप मैदान में भी दीजिए, ग्राउंड पे जाइए, कोई खेल हो, चाहे वो क्रिकेट हो या हॉकी हो या फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो। ये लीग आने से जो है युवाओं को बहुत फायदा मिल रहा है, चाहे हॉकी लीग हो, क्रिकेट लीग हो या बास्केटबॉल हो, बैडमिंटन हो, शूटिंग हो। बहुत सारे लीग स्टार्ट होने से फैमिलीज को भी बहुत बेनिफिट मिलता है। कुछ ऐसे युवा लड़के हैं जो गरीब घर से आते हैं, लाखों में उनको है ना लिया जाता है एक फ्रेंचाइजी की तरफ से। तो मुझे लगता है कि खेल खेलना चाहिए। जब हम खेलते थे उतना पैसा नहीं था, लेकिन आज अगर आप लगन से खेलोगे, संघर्ष से खेलोगे तो आपको वो सब चीज़ हासिल आप कर सकते हो। क्योंकि एक एग्जांपल मैं खुद बैठा हूँ यहाँ पे कि मैंने कभी सपने में ये नहीं सोचा था कि राष्ट्रपति भवन में जाके अर्जुन अवार्ड या मेरी माँ को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जाएगा और पद्मश्री लेने के लिए बहुत बड़े बड़े डिग्निटरीज बैठे रहते हैं, प्रधानमंत्री से लेके, और सामने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खड़ी हैं और वो आप कारपेट पे खड़े होते हैं
तो तभी पता चलता है कि आपने अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, इसीलिए आज आप राष्ट्रपति भवन में इस अवार्ड को लेने के लिए आप आए हो। बहुत खेल की बातें हमने कर ली। हम जानना चाहते हैं कि धनराज जी सिनेमा देखते हैं, फ़िल्में देखते हैं? पहले बहुत देखता था, अभी नहीं। पहले कौन-सा हीरो थोड़ा पसंद बहुत। रहा युवा के समय जब आप युवा थे? और आखिरी फ़िल्म अगर याद आ रही हो कोई? क्योंकि हमने आपके जितने भी वीडियोज़ हम लोग मेरी देखते हैं। पहली फ़िल्म थी, ब्लैक एंड व्हाइट में थी, दोस्ती। उस पिक्चर को देखकर जब बाहर निकल रहे थे तो हर वो जितने भी लोग देखने के लिए आए थे, उनके आंखों में आंसू था और मेरे भी आंखों में आंसू था। मैं जब छोटा था बहुत, और वो मेरी पहली फ़िल्म थी। उसके बाद में बहुत सारी ऐसी फ़िल्म देखे हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन एक ऐसे है ना इंसान हैं जो हर वो युवा या बुजुर्ग अमिताभ बच्चन साहब को लाइक करता है, और मैं भी उनको बहुत लाइक करता हूँ, क्योंकि उनकी जो भाईचारा है लोगों को मिलने का, और ना हम बहुत सौभाग्यशाली है कि अ, अमिताभ जी को हमने बहुत बार है ना मिले हैं, कोई फंक्शन में या केबीसी में भी बुलाए थे। तो ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी सामने वाले को बहुत कंफर्ट फील करवाते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं और बहुत अच्छी बातें करते हैं। और जब उन्होंने केबीसी में एक बात कही थी मेरे बारे में, तो वो बहुत है ना टच हुआ मेरे दिल को। हॉकी का नाम लिया जाएगा तो धनराज पिल्ले का नाम भी उसमें शामिल रहेगा, तो वो बात बहुत अच्छी लगी थी उनकी। आपके हॉकी की बात, जब आपने हॉकी छोड़ी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से फ़ॉरेन कोच हमें मिले हैं, क्या असर आ रहा है उस पूरी टीम पर? और क्या उस समय आपको नहीं मिल पाया जो आज आप मिस करते हैं? नहीं, फॉरेन कोच देश में काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हिंदुस्तान के कोचों को निग्लेक्ट ना किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के भी है ना ऐसे ऐसे खिलाड़ी है जो अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन फॉरेन कोच में 2-3 कोचेस जो आए हमारे देश में, बहुत अच्छा काम किया हॉकी के लिए। अभी जो वर्तमान में जो कोच है ग्रेग फल्टन, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और टोक्यो ओलंपिक्स में जो है ब्रॉन्ज मेडल हमारे ऑस्ट्रेलिया के कोच थे, ग्राहम रीड। और उसके बाद में अभी 2024 में पेरिस ओलंपिक्स में ग्रेग फल्टन ने ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लेकर आया। और खिलाड़ियों को भी बहुत श्रेय जाता है, खिलाड़ियों ने भी बहुत अच्छा काम किया। मैं चाहूँगा कि अच्छे कोच आए, मुझे उससे कोई है ना भारत के लिए हो? भारत के लिए और भारत के हित में सोचे, यही हमारी है ना कामना रहेगी। और अच्छा काम करें तो हर वो इंसान आपको कंधे पे बिठाएगा। आखिरी सवाल है, बायोपिक का ज़माना है, क्रिकेट में तो बायोपिक बन रही हैं। अगर धनराज पिल्लई जी पर बायोपिक बने तो उनके किस क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए? उनके संघर्ष पर, उनके जुनून पर, या उनके किसी अन्य काम पर? देखिए, एक खिलाड़ी जब सपने लेकर ग्राउंड में उतरता है तो संघर्ष भी दिखाना चाहिए, और खेल के प्रति कितना प्यार रहा है एक खिलाड़ी को, देश के प्रति कितना प्यार रहा है, वो सब अगर दिखाते हैं तो है ना बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत सारे लोग आए भी है ना, एक फिल्म बनाते हैं आपके जीवन पे, लेकिन मैं उस चीज़ से थोड़ा सा पीछे रहा हूँ कि मैं इस चीज़ से थोड़ा दूर भागा हूँ। मुझे फिल्म में अपना बायोग्राफी या अपना अ, फिल्म बनना, वो मैंने कभी सोचा नहीं। सोचा भी है, लोग आए भी मेरे पास कि फिल्म बनाते हैं, लेकिन मैं उसको टालता गया कि नहीं, ठीक है। लोगों ने जो प्यार दिया, जो इज्जत दी, जो सम्मान दिया, तो उससे मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।